नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव की तारीख सामने आ गई है। नवंबर के दूसरे हफ्ते में महाराष्ट्र में चुनाव हो सकते हैं, वो भी एक चरण में नहीं बल्कि 2 चरणों में वोटिंग हो सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि चुनाव की तारीखों को लेकर यह बात कोई और नहीं बल्कि सीएम एकनाथ शिंदे ने कही है। इसके साथ ही शिंदे ने महायुति में सीट बंटवारे को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया, जिससे बीजेपी का संकट बढ़ सकता है। आखिरकार नवंबर में 2 चरणों में चुनाव कराने के पीछे की सियासी गणित क्या है और महायुति के साथ ही महाविकास आघाड़ी में भी किस तरह से सीट बंटवारे का फॉर्मूला उलझ गया है, ये रिपोर्ट देखिए। मंथन, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, कौन सी पार्टी किस जोन में अपना प्रभाव रखती, किस दल की क्या ताकत है, किसकी पार्टी कितनी सीटों पर जीतने का मादा रखती। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है चुनाव की तारीख तय होना। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव कब होंगे, क्योंकि लोगों ने पिछले कई बार से देखा है कि हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव होते आए, लेकिन अब की बार हरियाणा का अकेला चुनाव हो रहा है। इस बीच महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों को लेकर एक बड़ी खबर आई। खबर यह कि अब की बार नवंबर में महाराष्ट्र के चुनाव होंगे। इस बार एक के बजाय 2 चरण में मतदान हो सकते हैं, लेकिन अब तक दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर किसी भी तरह का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। वोटिंग को लेकर जो खबरें आई वो कहीं और से नहीं बल्कि खुद सीएम एकनाथ शिंदे ने दी। मुख्यमंत्री शिंदे ने मुंबई में अपने आधिकारिक आवास वर्षा में संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत में चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव की तारीखों को लेकर लोगों में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग राज्य में विधानसभा चुनाव अपने समय पर कराएगा। नवंबर के दूसरे सप्ताह में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है। 288 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव करना बेहतर होगा। इसका मतलब है कि तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग अक्टूबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते में कर सकता है। यानी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों को लेकर किसी भी तरह की कोई बात नहीं कही गई। मतलब ये कि आजकल नेता इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही चुनाव की तारीख तय करने लगे। ऐसे में सीएम शिंदे का बयान विपक्ष को हमला करने का एक और मौका दे चुका। विपक्षी दलों ने सीएम के बयान के बहाने चुनाव आयोग और लोकतंत्र को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। ये मुख्यमंत्री चुनाव कब होगा ये मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे, ये चुनाव आयोग तय करेगा। और चुनाव आयोग तब तय करेगा जब उनको मोदी और अमित शाह से सिग्नल मिलेगा। समझा? इस देश में चुनाव आयोग अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग हैं या उनके साथ जो लोग हैं, उनकी सुविधा देखकर चुनाव की सभी डेट्स शेड्यूल तय होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी लगता है एकनाथ शिंदे जी ने संभाल ली है। तो चुनाव आयोग का काम क्या रह गया? क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और महायुति के नेताओं के बोलने के ऊपर चुनाव आयोग चलेगा कि नहीं, ये उनके गरिमा का प्रश्न है। और इसके बारे में मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग जब विपक्ष के नेताओं को नोटिस भेज सकता है तो मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं भेज सकता, ये प्रश्न हम पूछते हैं। हालांकि शिंदे के साथ सरकार में शामिल अजित पवार ने ये कहकर सीएम के बयान को टाल दिया कि चुनाव कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। मला काहीच माहित नाही, मी काही ज्योतिषी नाहीये, निवडणूक आयोगाशी मी काही बोललेलं नाही। निवडणूक आयोगाची प्रेस ज्यावेळेस आयोग लावतील त्यावेळेस आपल्याला सगळ्यांना कळेल। थोडी कळ काढा ना। सध्या आता गणेशोत्सव चाललाय, कुठलं दर्शन राहिलेलं असेल तर घ्या, बाप्पाला नमस्कार करा। त्याच्यामध्ये एवढं काय
तो त्यांचा अधिकार आहे ना, आपला अधिकार नाहीच आहे कुणाचा. निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. वहीं शिंदे गुट के नेता अपने मुखिया की बात को लेकर तर्क दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर चुनाव की वजह से महाराष्ट्र चुनाव में देरी हो रही. मुझे तो लग रहा है चुनाव होगा नवंबर में होना चाहिए. 22 या 23 नवंबर तक असेंबली, नई असेंबली को हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना है और वो निर्णय इलेक्शन कमीशन लेती है. इलेक्शन कमीशन ने तय किया कि जम्मू कश्मीर का चुनाव उन्होंने अलग से रखा है, इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव थोड़ा डिले हुआ है. और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार देश के इतिहास में 370 हटने के बाद चुनाव हो रही है. तो अलग सिक्योरिटी की जरूरत होती है जम्मू और कश्मीर. इस पर हमें राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए. इलेक्शन कमीशन की जो बात है उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए. देखिए, हर बार हम यदि हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस को पर अटैक करते रहेंगे तो हमारे इंस्टीट्यूशंस कमजोर होते हैं. दरअसल इस बार माना यह जा रहा है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर नाराजगी का माहौल है. महाराष्ट्र के हर कोने में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है. इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल मानते हैं कि एक चरण में चुनाव होंगे तो कई परिस्थितियां पैदा हो सकती है और जिसका नतीजों पर असर पड़ सकता है. इसलिए 2 चरण में चुनाव माना जा रहा है कि इसके पीछे की वजह यह भी है. ऐसे में अगर सीएम एकनाथ शिंदे का दावा सच होता है तो पिछले 4 बार के मुकाबले ऐसा पहली बार होगा कि महाराष्ट्र का चुनाव 2 चरणों में होगा. महाराष्ट्र चुनाव का इतिहास देखें तो पिछली बार यानी 2019 में एक ही चरण में 21 अक्टूबर को सभी 288 सीटों पर वोट डाले गए. उससे पहले 2014 में भी एक ही फेज में 15 अक्टूबर को सभी सीटों पर वोट डाले गए. वहीं 2009 में भी एक ही चरण में 13 अक्टूबर को सभी सीटों पर मतदान हुए. इससे पहले 2004 में भी एक ही फेज में 13 अक्टूबर को एक साथ सभी सीटों पर वोटिंग हुई. हालांकि इससे पहले 1995 और 99 में 2 चरणों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ था. ऐसे में सवाल उठता है कि अगर इस बार 2 चरणों में चुनाव होते हैं तो इसके क्या सियासी मायने हैं? क्या इसके पीछे बीजेपी की कोई खास रणनीति? समझिए. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2 चरणों में कराने की मुख्यमंत्री शिंदे की रणनीति सबसे ज्यादा उनको ही फायदा पहुंचाएगी. पहली बात तो यह है कि उन्हें पूरी सरकारी मशीनरी का उपयोग करने का मौका मिलेगा और दूसरी बात यह है कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो कि पूरे राज्य में चुनाव प्रचार कर सके. ऐसे में शिंदे को चुनाव प्रचार करने का बेहतर मौका मिलेगा. इसके साथ ही बीजेपी की जो रणनीति है कि पूरी मशीनरी को साथ में लेकर के चुनाव किया जाए, उसमें से भी उन लोगों को फायदा होने वाला है. इसलिए 2 चरणों में चुनाव कराने की रणनीति बीजेपी शिवसेना का सीधा मतलब है कि जितना ज्यादा सरकारी मशीनरी का फायदा उठाया जा सके उठा लो. न सिर्फ चुनाव की तारीखों को लेकर बल्कि सीएम शिंदे ने महायुति में सीट बंटवारे को लेकर भी एक ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी टेंशन में आ सकती. सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि महायुति सहयोगियों के बीच बंटवारे के लिए योग्यता और अच्छा स्ट्राइक रेट मानदंड होगा. महायुति ने पहले ही निर्णय लिया है कि जहां जो जीत सकता है उसे वो सीट दी जाएगी. इसमें विवाद की गुंजाइश नहीं. सत्ता में शामिल सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे को अगले 8 से 10 दिन में अंतिम रूप दे दिया जाएगा. बस सीएम शिंदे की यही स्ट्राइक रेट वाली बात बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है. हे सगळे प्रमुख व्यक्ती आहेत, त्यांना प्रत्येकाला जे काही वाटतं ते त्यांना म्हणण्याचा अधिकार आहे, सांगण्याचा अधिकार आहे. सगळे जण सांगतील आणि नंतर फाइनल निर्णय होईल. सब साथ में मिलकर काम करेंगे. उसी दिन नड्डा जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे मुख्यमंत्री जी के घर पे आए थे. मैं स्वयं वहां था. बहुत अच्छा फाइन ट्यूनिंग है, कोऑर्डिनेशन है, आपस में समन्वय है. सब लोग साथ में मिलकर जनता के सामने एक सकारात्मक संदेश को लेकर चुनाव लड़ेंगे. अच्छी कोऑर्डिनेशन है. आने वाले दिनों में आपको सीट शेयरिंग के भी बारे में जानकारी मिलेगी. दरअसल एकनाथ शिंदे ने बीते लोकसभा चुनाव में महायुति में शामिल दलों की स्ट्राइक रेट को तवज्जो देने की बात कही. लोकसभा चुनाव का नतीजा देखें तो पता चलता है एनडीए यानी महायुति में शामिल बीजेपी सबसे ज्यादा 28 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से वो महज 9 सीट जीत पाई. ऐसे में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 32.1% बनता है. वहीं एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना 15 सीटों पर लड़कर 7 सीटें जीतने में कामयाब रही थी. ऐसे में शिवसेना का स्ट्राइक रेट 46.6% का बनता है. इसके अलावा अजित पवार की एनसीपी 4 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से वो महज 1 सीट जीत पाई. ऐसे में एनसीपी का स्ट्राइक रेट 25% बनता है. दरअसल स्ट्राइक रेट के आधार पर सीट शेयरिंग की बात करके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी है.
स्ट्राइक रेट की बात करें तो शिवसेना को बीजेपी से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर यहां पर एनसीपी ने भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब तक सीट शेयरिंग को लेकर महायुति में तीनों पार्टियां बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में कोई बात नहीं बनी है, लेकिन अब स्ट्राइक रेट का फॉर्मूला सामने आने से सीट शेयरिंग की बात उलझती जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये सीट शेयरिंग का जो मुद्दा सामने आने वाला है बड़ा ही तकलीफदेह होगा, क्योंकि हर पार्टी अपनी सीटें ज्यादा लेना चाहेंगी और दूसरी पार्टी को कम देना चाहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब ये साफ साफ कहा है कि सीट शेयरिंग का जो मामला है वो पिछले स्ट्राइक रेट के आधार पर होगा, तो निश्चित रूप से उनके मन में एक बात तो रही है कि बीजेपी से ज्यादा उनकी सीटें होनी चाहिए। उसकी वजह यह भी है क्योंकि शिवसेना मूल रूप से ताकतवर तो महाराष्ट्र में है ही, फिर बीजेपी की कमजोरी यह भी है कि हर हाल में उसे प्रदेश की सत्ता में सहभागी बनना है या आना है। इससे शिंदे जानते हैं कि यह मजबूरी बीजेपी को सीट शेयरिंग के मामले में सामने आएगी और वे इसे झुका सकते हैं। अब बात महाविकास आघाड़ी। सीट शेयरिंग के मामले में महाविकास आघाड़ी भी अब तक किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। अगर एमवीए में लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट की बात करें तो इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी के बैनर तले सबसे ज्यादा 21 सीटों पर लड़ने वाली उद्धव ठाकरे की शिवसेना महज 9 सीट जीत पाई थी। ऐसे में शिवसेना यूबीटी का स्ट्राइक रेट 42.85% बना था। वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर लड़कर सबसे ज्यादा 13 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 76.47% रहा। इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी एस 10 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें से 8 सीट अपने नाम किया था। ऐसे में शरद पवार की पार्टी का स्ट्राइक रेट पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा 80% बना, यानी सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली शिवसेना यूबीटी सबसे कम सीटों पर लड़ने वाली एनसीपी शरद से महज 1 सीट ही ज्यादा जीत पाई। जबकि स्ट्राइक रेट के मामले में शिवसेना यूबीटी शरद पवार की पार्टी से करीब आधी पर ही रही। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन रहा। हालांकि महाविकास आघाड़ी में स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर किसी तरह का कोई पेंच तो नहीं है, लेकिन उद्धव ठाकरे कुछ मामलों को लेकर जरूर अड़े हुए हैं। सूत्रों के माने तो महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस में कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने आप को बड़े भाई की भूमिका में रखती है, जबकि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट ये मानने को तैयार नहीं है। ये दोनों पार्टियां मानती हैं कि उनकी जमीन उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले ज्यादा मजबूत है और यही महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर सबसे बड़ी पेंच है। उद्धव ठाकरे 2019 के विधानसभा चुनाव के आधार पर सीट बंटवारा चाहते हैं। दरअसल शिवसेना उद्धव गुट का मानना है कि 2019 के मुताबिक जिन सीटों पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस चुनाव जीती थी, वो सीट उसी के पास रहनी चाहिए। इस फॉर्मूले के तहत शिवसेना को ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन पेंच ये है कि 2019 के बाद शिवसेना और एनसीपी दोनों ही पार्टियों में बड़ी टूट हुई और दोनों ही दलों का एक बड़ा हिस्सा महायुति यानी बीजेपी के साथ है। लिहाजा कांग्रेस को 2019 वाला फॉर्मूला जच नहीं रहा। इसके पीछे का वजह यह भी है कि तब यानी 2019 में कांग्रेस और शरद पवार की अविभाजित एनसीपी ने 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन नतीजे मुफीद नहीं आए थे। एनसीपी तीसरे तो कांग्रेस चौथे नंबर पर थी। वहीं उद्धव ठाकरे की अविभाजित शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 124 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे और प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उतरी थी। ऐसे में उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले वो कांग्रेस और एनसीपी से ज्यादा सीट डिजर्व करते हैं। लेकिन कांग्रेस हाल ही में खत्म हुए लोकसभा चुनाव को आधार मानकर सीट शेयरिंग की बात कह रही है, जिस वजह से महाविकास आघाड़ी में भी सीट शेयरिंग पर फिलहाल कोई फाइनल बात नहीं बन पा रही। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को दबाया था, कांग्रेस विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के दबने वाली नहीं है। यहां तक कि सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने पूरी अकेले भी चुनाव लड़ने की तैयारी की हुई है, लेकिन शरद पवार बीच में होने के कारण कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और पवार में सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो जाएगा और
ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें उछल कूद होगी। हाँ, कुछ सीटों को लेकर के तनातनी रहेगी, लेकिन अंततोगत्वा चुनाव आते आते ये बंटवारा फाइनल हो जाएगा। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव आयोग महाराष्ट्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो प्रदेश में चुनाव की तारीख क्या तय करता है। उससे पहले दोनों ही गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या फाइनल डील सामने आती है। महाराष्ट्र की लड़ाई में भले ही दो गठबंधन यानी महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच लड़ाई है, लेकिन इन दोनों के बीच एक नए खिलाड़ी की भी एंट्री हो चुकी है। यह खिलाड़ी मराठा समाज से ताल्लुक रखता है। मराठा जो प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं। कहते हैं कि मराठा नाराज तो सत्ता नहीं आती हाथ। आखिर ये नया खिलाड़ी अब की बार के चुनाव में किसका नुकसान करेगा, किसे फायदा पहुंचाएगा, यह रिपोर्ट देखिए। वेस्ट महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, ठाणे, कोंकण, मुंबई और नॉर्थ महाराष्ट्र, ये वो 6 जोन हैं जो कहने को तो महाराष्ट्र को भौगोलिक तौर पर आपस में एक दूसरे से जोड़ता है, में ये भी जोन अपनी अपनी अलग अहमियत रखता है। हर जोन की अपनी अपनी पसंद, हर जोन में अलग अलग कद्दावर नेता हैं, हर जोन पर अलग अलग नेताओं की पकड़ है। वेस्ट महाराष्ट्र को शरद पवार और अजित पवार का गढ़ माना जाता है, तो वहीं विदर्भ जोन में मौजूदा डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता देवेंद्र फडणवीस की अच्छी पकड़ मानी जाती है। मराठवाड़ा जोन में भी शरद पवार और अजित पवार का अपना जनाधार है। ठाणे कोंकण जोन को मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। हालांकि इस इलाके पर कुछ हद तक उद्धव ठाकरे की भी पकड़ है। वहीं मुंबई जोन में पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे का एक छत्र राज माना जाता है। लेकिन अब इन सब के बीच एक और प्लेयर की एंट्री हो चुकी है और वो है मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल मौजूदा वक्त में मराठा आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। मराठा समाज को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।